अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू एनी ऑडियो बुक्स। कैसे हैं सारे प्यारे प्यारे लिस्टनर्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा बड़े मज़े का चटपटा सा नॉवल बी अहमद का हम दीवाने से हम पढ़ने लगे और ये बड़ा मज़े का पीछे वही आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम दीवाने से बाय बी अहमद। फूफो देखिए रात को कैसे बोल रही थी मायूं नहीं बैठूंगी, और अब साढ़े 12 बजे मोहतरमा कमरे से ही नहीं निकली। सुबह से भाई मुझसे 2 कप चाय के और 2 शर्ट्स प्रेस करवा चुके हैं। रिदा ने फायजा को अंदर कमरे में आता देखकर दोनों हाथ कमर पर रखे इसे घूरता। सबको ही पता था कि राहम का ये दोनों काम सिर्फ वही करती आई थी। सुबह सुबह जरीना भाभी और इनाम भाई के सर पर बम फोड़ा है जनाब भतीजे ने कि सबको मानते ही बनी। जाओ अब कमरे में जाकर अपनी शक्ल दिखाओ, मेरे भतीजे को सुबह से बेचैन है। फाइजा ने मजे से कहा था। इसका दिल धड़का था। ओहो, ईद को रुखसती पक्की। रिदा ने उठकर उसे बाहों में भरा था। बिल्कुल पक्का काम किया है मेरी दीवानी भतीजी को काबू करने के लिए मेरे दीवाने भतीजे ने। अब की फायदा ने उसे शरारत से देखा था। इसके चेहरे पर राहम हसन की मोहब्बत के अनगिनत रंग बिखरे थे। हाय हाय पुप्पो, ये शर्मा रही है, ये तो इनकलाब हो गया। वो सच में शर्म से मर जाने को थी। मजीद ना बर्दाश्त करते इसने रिदा का हिसार तोड़ा था। फूफो देख लें, शुक्राने के नफिल पढ़ रहे होंगे कहीं बैठकर, सुबह से मेरी शक्ल नहीं देखी। सर झटक कर कहती है वो दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन उसे दरवाजे पर रोक ही जाना पड़ा। बाजी जी, शादी नहीं रुखसती। पीनो हाँफती कामती अपने सीने पे हाथ रखते उसे देख रही थी। हटो यहाँ से, पहले ही तुम्हारी वजह से कम जलील नहीं हुई, उसे घूरते हुए बोली। फायजा और दादो दोनों हंसी थी। मैं आपसे थोड़ी ज्यादा। तीनों ने अपना दुख रोया। लेकिन बाजी जी, अब की खबर बिल्कुल पक्की है। राहम भाई ने कहा है कि वो ईद के दिन अपनी दुल्हन को रुखसत करवा के ले जाएंगे। और जी, इस बार आप मुझे झूठा कह नहीं सकती। ये देखें, बाद में लोग अपनी ही बातों से फिरकर तीनों को जलील करते हैं। वो मुंह बनाकर कहती मोबाइल में वीडियो चलाते हुए बोली। हीर ने हैरत से मोबाइल उसके हाथ से लिया था। फाइजा और रिदा उसके दाएं बाएं इसके साथ सर जोड़े खड़ी हुई थी। चलो भाई इनाम, मेरे बेटे को अपनी बेटी दे ही दो। हसन साहब एक हाथ राहम के गले में डाले इनाम साहब को देखकर बोले, और वो नीचे देखकर मुस्कुरा रहा था। इनाम साहब ने आगे बढ़कर राहम को गले लगाया था। हीर के दिल ने स्पीड पकड़ी थी। ये तो है ही मेरा बेटा। ये खतीजा और जरीना ने बारी बारी उसकी पेशानी चूमी थी। राहम थोड़ी बेवकूफ है वो, जरीना झिलमिलाती आंखों से उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे कह रही थी। हीर की आंखें यकलक पानियों से भरी थीं। इसके हाथों में मोबाइल लर्जा था। फाइजा ने मुस्कुराकर उसे देखा जो भीगी आंखों से स्क्रीन को देख रही थी। चिच्ची अम्मी, वो कोई गैर थोड़ी है। उसने उन्हें गले लगाया। तभी वीडियो खत्म हुई थी और साथ ही हीर का रोना शुरू। हाँ, तभी दिल खोल कर डांटते वो वह मुश्किल कहती मोबाइल पिनों को थमाते चहकू पहकू रो दी थी। अरे अरे मेरी जान, क्या हुआ हीर? फायजा ने मुस्कुराते हुए उसे खुद से लगाया, मगर वो मजीद रोती गई थी। फायजा समझ गई। माँ को रोता देखकर हर लड़की की तरह हीर इनाम का नाजुक सा दिल भी भर आया था। लड़की रुखसत होकर चाहे 7 समंदर पार जाए या दीवार मिले दूसरे कमरे में, हर लड़की के एहसास रुखसती के नाम पर बदलते हैं और दिल सूखे पत्ते की तरह लरस जाता है। और यही हाल हीर इनाम का हुआ था, जिसकी आंखों और दिल में राहम हसन का रात वाला रूप नक्श हो गया था। और वो उसी वाइज सारी रात ही जागी थी। हीर, वो तुम्हें कोई जापान नहीं ले जा रहा, ये दीवार से दीवार मिली है, रिदा ने हंसकर कहा था। वो अकेले में मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे पप्पा, कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। वो सू सू करती अनजाने में पता नहीं क्या बोल गई थी। अपनी बात का मतलब उसे फायदा और रिदा के मुश्तरका कहके ने समझाया। उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। आप दोनों से बात करना ही फजूल है। वो अपना आप छुड़वाती वॉशरूम में गुम हुई थी। उफ उफ, ही राम हसन मजाल है जो तुम कभी सच सोच कर बोलो। वो शीशे में अपना अक्स देखती बोल रही थी, लेकिन खुद से नजरें मिलते ही उसे अपने गाल तपते महसूस हुए। पूरे 2 दिन वो इसके सामने नहीं आई थी। उसने तीनों के हाथ शर्ट भिजवाई थी जो हीर ने अपने कमरे में ही प्रेस करके तीनों के ही हाथ वापस भिजवाई थी। जरीना ने उसे किचन में बुलाया था। मेरी बेटी तो मायूं ही बैठ गई है भाभी, जरीना ने उसे देखकर शरारत से कहा। वो चीपी थी, लेकिन फिर कुछ याद आया। अम्मी, ताई अम्मी, आप दोनों सुन लें, मैं मायूं बिल्कुल नहीं बैठूंगी। उसकी बात पर खतीजा हंसी थी। अच्छा चलो, ग्लास है, ये ग्लास है, इन्हें धोकर रखो। तीनों से धुलवाए तो 3 सेट बर्बाद हो जाएंगे। वो कहते हुए खतीजा के साथ बाहर निकली थी। उसने ग्लासों को देखते हुए मुंह बनाया। कोई कदर ही नहीं, होने वाली दुल्हन अब ग्लास धोएगी।
बआवाज़ बुलंद कहते इसने ग्लास की ट्रे सिंक के पास रखी थी। वो जो रिदा के से चाय बनवाने के लिए किचन आ रहा था, दरवाजे पे आ रुका था। कितने ग्लास हुए भला? 1, 2, 3 वो फिर मिक्स हो जाते। अपनी बचपन की बीवी की अक्लमंदी पर अशश कर उठा था, वो दरवाजे से टेक लगा गया था। उफ़! 3 सेट हैं या हर सेट में 6 ग्लास तो कितने हुए? और ऊपर देखते हुए सोचते हुए बोली 18 18 वो उसके कान में सरगोशी करता उसे डरा गया था। वो सीने पे हाथ रख के अचानक उछली थी। हीर थोड़ी सी तवज्जो पढ़ाई पे दे दी होती तो आज ये हाल ना होता कि तुम्हें सी के टेबल पर भी सोचना पड़ता। उसकी बात हमेशा की तरह हीर को आग ही लगा गई थी। सारी अकल तो आपके पास है ना। वो गुस्से से अचानक पलटी थी लेकिन वो पीछे नहीं हटा। दोनों में फासला ना होने के बराबर था। नतीजतन हीर सिंह से लगती पीछे हुई। वैसे मैं सोच रहा था, राहम ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया था। पीछे हटे, उसकी गुर्बत से परेशान होती सर सटपटाते हुए अपना हाथ पीछे कर गई और नतीजतन वो 18 के 18 ग्लास, वो ग्लासों के 3 सेट जिन्हें ज़रीना के ख्याल से तीनों लापरवाही से धोते हुए तोड़ बैठेगी, उनकी नज़र में उनकी ज़िम्मेदार बेटी बहुत एहतियात से धोकर रखेगी, लेकिन उनकी सदा की नालायक बेटी अपने बचपन के शौहर के रोमांस का बेदर्दी से कत्ल करके सारे के सारे ग्लास सिंक में गिराती तोड़ चुकी थी। वो मुड़ी थी। ये क्या किया आपने? वो सदमे से बेहोश होने को थी। पूरी 18 लाशें सिंक में पड़ी थीं, उसका मुँह चिढ़ा रही थीं। हीर क्या किया तुमने? ज़रीना की दहाड़ती हुई आवाज़ अंदर आई थी। अम्मी वो हवास पाख्ता हुई थी। ये मेरे रोमांस को सत्यानाश करने की छोटी-सी सज़ा है मिसेज़। वो उसके बिल्कुल करीब आते मज़े से बोलता उसे तपा ही तो गया था। ये आपका रोमांस है? वो चेहरा पीछे करती फटी-फटी आँखों से बोली थी। भाभी, आएँ देखें ज़िम्मेदार अपनी बहू का कारनामा। आवाज़ करीब से आई थी। मैं अम्मी को बताऊँगी, मैंने नहीं बल्कि आपके पैर दामाद ने तोड़े हैं। वो शिकायती अंदाज में बोला, मुझे तुम्हारी बेवकूफ़ी पर कोई शक नहीं है हीर राहम हसन। वो उसके चेहरे में फूंक मारता खिड़की से कूद गया था। वो ट्रांस की कैफियत में खड़ी खिड़की की तरफ देख ही रही थी जब ज़रीना अंदर आई। उसके पीछे खतीजा भी आई थी। हाय भाभी, पूरे के पूरे ग्लास तोड़ दिए। क्या करूं मैं इस लड़की का भाभी? हफ्ते बाद इसकी शादी है। उन्होंने सर पर हाथ मारे कोई एक सलामत ग्लास को ढूंढते हुए अफसोस किया। जिनसे मेरी शादी है ना ताई अम्मी, उन्होंने ही तोड़े हैं। वो जोर से बोली थी। बचपन की बीवी के गुल अफशानी पर खिड़की के दीवार से लगे बचपन के शौहर ने बेख्तियार अपना सर पीटा था। राहम ने जरीना सीखवा हुई थी। बिल्कुल, वो अभी यहीं थे, उन्होंने ही ये सारे ग्लास तोड़े हैं। मैं सच कह रही हूँ ताई अम्मी। वो खुद को बचाते रुहानसी हुई थी। राहम को अपना मुस्तकबिल पर रहम आ गया था। देख रही हैं भाभी आप, ज़रीना का बस नहीं चल रहा था कि वो इसे थोड़ी-सी अकल इसके दिमाग में घुसा देती। कोई बात नहीं ज़रीना, अब ये 3 सेट जनाब बचपन के शौहर ही लाएँगे, फ़िक्र नहीं करो। वो भी उसी की माँ थी। उससे पहले कि वो सबको बताती कि वो खिड़की के बाहर खड़ा है, वो वहाँ से जाने में उसने अपनी आफ़त ही समझी। मुझे बकरा चाहिए तो चाहिए। हीर राहम ज़द्दी लहजे में बोली थी। ज़रीना ने उसे घूरी से नवाजा था। घर में 2 बकरे आते थे। उसकी ज़िद थी कि उसे अलग छोटा-सा बकरा चाहिए था और इसी सिलसिले में वो राहम के सर जा पहुँची। 20 सालों से वो इस कमरे में बेधड़क चली जाती थी। आज उसके कदम मन-मन भर के हो रहे थे। अभी सिर्फ 3 दिन ही तो हुए थे राहम हसन को हीर राहम पर ये साबित करते कि वो उससे मोहब्बत करना आता है और ज़िंदगी में पहली बार ही राहम अब अपने बचपन के शौहर से कुछ-कुछ झिझकने लगी थी। हाँ, आ जाओ फिर चलते हैं मंडी। उसकी आवाज़ बाहर आई थी। वो ज़रूर फवाद से बातें कर रहा था। उसके कान खड़े हुए थे। 2 लूँगा, हर साल की तरह एक चाचू का, एक हमारा। उसके बोलने पर वो अभी सारी झिझक भुलाए ताक रखती अंदर आई थी। वो नहीं, ओह! 2 नहीं 3। राहम ने हैरत से उसे देखा, जो हाथों की उँगलियों से 3 का इशारा किए हुए थी। चलो आ जाओ तुम, रखता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। वो फ़ोन रखते उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। 3 किस खुशी में? वो उस पर एक ख़ास नज़र डालता पूछ रहा था। और इन 3 दिनों में ज़िंदगी में पहली बार ये राहम उसकी गुस्ताख नज़रों को समझते हुए खुद में सिमटने लगी और राहम हसन दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए हमेशा की तरह खुद को संभाले अब वजह जानना चाहता था। वो अपनी मखसूस बेतकल्लुफ़ी से उसके बेड पर आकर बैठी। भाई देखें, एक बकरा ताया अब्बू और ताई अम्मी का, एक बकरा अब्बू और अम्मी का। वो उँगलियों पर गिनती उसे बता रही थी और तीसरा राहम ने उससे उसकी बात पूछ की।
और तीसरा मेरा और आपका। उसके मदद से बताने पर राहम की आंखें वाह हुई, लेकिन वो हमेशा की तरह अपने ही कह गई थी। मेरा और तुम्हारा? वो हैरत से पूछ रहा था। हाँ ना, इस घर में अब से 3 फैमिलीज़ हो जाएँगी, तो 3 बकरे। वो भी मैं भी चलूँगी आप दोनों के साथ। वो दानिशमंदाना अंदाज़ में कहते, एकदम खड़े होकर बच्चों की तरह जोश से बोली थी। उसकी फैमिली की बात करने पर राहम ने उसके चेहरे को बगौर देखा, लेकिन राहम हसन सिर्फ़ अलग बकरे की वजह से इतने प्यार से अपनी फैमिली बना गई थी। उसके अलावा राहम हसन को इस मासूम चेहरे पे ढूँढने से भी कोई ख़ास बात नहीं दिखी थी। मैं अभी रिदा को बता कर आती हूँ, वो कहकर जाने को थी, जब वो अचानक होश में आया। तुम कहाँ चलोगी? उन मोहतरमा के इरादे जानकर राहम ने उसे घूरा था। मैं अपना बकरा खुद लूंगी, मैं तैयार होकर आती हूँ। रिदा, रिदा, वो कहकर रिदा को वादा देती चलती बनी थी। फूफो, आप ठीक कहती हैं कि इन मैडम को ये पूरे 8-9 दिन मायूं ही बैठ जाना चाहिए था। इसने तिड़मिरा कर अपने बालों में हाथ फेरा था। ताई अम्मी, ताई अम्मी, मैं अपना बकरा लेने जा रही हूँ। वो खुशी से चिल्लाते नीचे उतर आई थी। जरीना ने चौंक कर उसे देखा था, और जो अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार दुपट्टा लिए खुशी खुशी चलते आ रही थी। कहाँ जा रही हो तुम? जरीना ने उसे घूर कर देखा। बकरा लेने जा रही हूँ, और रिदा भी चल रही है। उसने जान कर रिदा का नाम लिया था। मतलब उनको वादा था कि वो अकेली नहीं है। तुम्हें मना कर दिया ना, तो जिद किस बात की? जरीना को गुस्सा आया था। अम्मी, वो दिला रहे हैं ना, उसने वो पर जोर देकर कहा। उन्होंने उसे घूर कर खतीजा को देखा। जाने तो जरीना, जब राहम लेकर जा रहा है तो। खतीजा ने हमेशा की तरह उसकी साइड ली थी। भाभी, राहम बजाय इसको मना करने के इसकी जिद पूरी करने चला है। जरीना को राहम के मान जाने पर हैरत हुई थी। अम्मी, जिंदगी में पहली बार तो मेरे बचपन के शौहर मेरी कोई ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। इसकी बात पर हसन साहब का कहकर जानदार था। बिल्कुल भाई, इसका गवाह तो मैं भी हूँ। वो करीब आए थे, लेकिन भाई साहब 2 बकरे तो पहले ही आते हैं घर में, अब तीसरा। जरीना तजब्जुब का शिकार थी। अम्मी, कुर्बानी अब मुझ पर फर्ज हो गई है। उसके बाद पर सीढ़ियां उतरता राहम सिटपटाया था। ऊपर से उसको तीसरे बकरे का बैकग्राउंड दे चुकी थी, और अब वो सबके सामने। उफ, वो तेजी से नीचे आया था। क्यों? अब क्या कारनामा अंजाम दिया है आपने जो आप पे कुर्बानी फर्ज हो गई है? जरीना के सवाल से पर राहम का दिल घबराया था। वो हसन कमाल की तरफ मुड़ी थी। ताया अब्बा, आपने ही तो बताया था हर शादीशुदा साहब इस्तेताद जोड़ों पर, मतलब जिनकी एक फैमिली बन जाती है, उन पर कुर्बानी फर्ज हो जाती है। अब ताया अब्बू, मेरी और उनकी भी तो एक फैमिली है। उससे पहले कि वो सबके सामने अपनी फैमिली कंप्लीट करती है, वो बेख्तियार उसे पुकार बैठा था। उसकी बात पर खदीजा और हसन साहब ने अपनी हंसी रोकी, जबकि जरीना ने अपना हाथ सर पर रखा था। हीर, हीर, मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है? वो अपने मखसूस चिड़िया भरे अंदाज में कहता, दिल ही दिल में उसको गला दबाने की ख्वाहिश पर रद्द अमल करते हुए मंसूबे बनाता पलटा था। हालांकि वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन उसकी जुबान तो बंद करनी थी ना किसी तरह। आ रही हूँ ताया। अब हीर ने उसे जवाब देकर अपनी बात मुकम्मल करनी चाहिए थी। हीर, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। वो पलटे बगैर चिल्लाया था। आती हूँ ताया अबू, एक तो ये आपके बचपन के बेटे भी ना, जब तक मुझ पर गुस्सा ना कर ले इनका खाना नहीं हजम होता। हसन साहब जोर से हंसे थे। हीर, जरीरा ने उसे घूरा था। आई, वो कहकर उसके पीछे भागी थी। क्या फरमा रही थी आप नीचे अब्बू के सामने? वो कमरे के बीचों बीच खड़ा सीने पर बाजू बांधे अपने मखसूस खश्मगीन नजरों से घूरता हुआ पूछ रहा था, और हमेशा की तरह ये राम उसकी नजरों से खाइफ हुई थी। ये शर्ट ठीक तो है, लेकिन अगर आप ब्लू पहनना चाहते हैं तो। वो कहती हुई आगे बढ़ने को थी, जब वो उसका हाथ थामे उसे फिर से अपने मध्य मुकाबिल ला चुका था। अम्मी बार बार पूछ रही थी कि बकरा क्यों चाहिए। वो नरूठेपन से बोली, लेकिन मोहतरमा राहम, हसन का मूड अचानक बदला था। अच्छा, हाँ, तो क्यों चाहिए? वो 2 कदम का फासला मिटाता उसके करीब आया था। उफ़, बताया तो है, अब हमारी एक अलग फैमिली बनने जा रही है तो। वो अब सच में चिढ़कर सर पर हाथ मारते हुए बोलती, इससे पहले कि अपनी बात पूरी करती, वो इसकी बात काट गया था। उसका बार-बार हमारी अलग से फैमिली की तरफ करार राहम हसन के दिल के जज़्बात बेदार कर गई थी, और वो अनजाने में अपनी ही बात में फँस गई थी। अगर ऐसी ही बात है तो हमारी एक अलग से फैमिली बनने तो 20 साल हो गए हैं। राहम की नज़रें उसके मासूम चेहरे पे भटकी थीं।
लेकिन हमेशा की तरह वो अनजान बनी हुई थी। कोई नहीं, फैमिली ऐसे थोड़ा नहीं बनती है, वो तुरंत बोली थी। राहम ने हैरत से उसके चेहरे को खोजा था, पर वो हमेशा की तरह सदा की अनजान तो कैसे बनती है। वो गैर महसूस तरीके से उसके थोड़ा और करीब हुआ था। जब एक कमरे में एक साथ वो जोश से बोलते अपने दोनों हाथों को लबों पर रख गई थी। वो बाकी मांदा फासला मिटाते उसकी कमर में अपना बाजू हमाल करते उसके करीब आ गया था। हीर राहम हसन का बचपन का शौहर जिंदगी में पहली बार अपनी बचपन की बीवी के छक्के छुड़ा चुका था, तो वो मदहोश सा उसके कान के पास झुका। तभी कमरे में मोबाइल की आवाज गूंजी। तो बोलो ना हीर, क्या? उसे जैसे कोई आवाज नहीं आई थी, या शायद वो इस वक्त कोई खलल चाहता नहीं था। हीर को उसकी सांसें अपनी गर्दन पे महसूस हुई। वो जी जान से लड़ी। तो आपका फोन बज रहा है। उसने राहम के सीने पर हाथ रख के उसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी। बचने दो। वो फिर जब उसके करीब हुआ, हीर ने धूप निकला। फवाद भाई नाराज हो जाएंगे। अभी तो रिदा को भी देखना है, वो तैयार हुई या नहीं। अरे हाँ, आपकी ब्लू शर्ट। वो मारे घबराहट है जो बोलना शुरू हुई तो मजबूरन राहम को इसके लबों पर उंगली रख के उसे खामोश करवाना पड़ा था। कीप योर माउथ शट। वो अजहर पद मचा हुआ था। फोन देखे ना जल्दी। उसका हिसार तोड़ने में कामयाब हो गई थी। फोन बज बज कर खामोश हुआ था। मैं रिदा को देखती। वो बाहर भागने को थी जब वो फिर से उसका हाथ थाम गया था। ये का दिल फिर से हलक में आया था। उसने धड़कते दिल के साथ पलट कर उसे देखा। इस बार राम हसन की आंखों में उसे ढूंढने से भी मोहब्बत नजर नहीं आई थी, बल्कि उसका बचपन का शौहर मखसूस खश्मगी नजरों से उसे घूर रहा था। एक तो ये सड़ियल ही रहेंगे, वो बड़बड़ाई थी। वो तो मैं तुम्हें ईद की रात बताऊंगा कि मैं कितना सड़ियल हूँ। वो उसे अपने सामने लाता उसे सर तक पैर घूरता हुआ बोला। अब ये बताने की क्या जरूरत है? इन 20 सालों में आपने अपनी बचपन की बीवी को सिर्फ यही ही तो बताया है उसका बचपन का शौहर कितना सीरियल है। वो उस पर अफसोस करती बोली। ये राहम हसन के रोमांस पर पानी फेर चुकी थी। अल्लाह, बस यही पीस था आपके पास मेरे लिए। वो ऊपर देखकर दुहाई दे गया था। तभी उसका मोबाइल बजा था। आ रहा हूँ यार, 2 मिनट। वो फवाद से कहता उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। वो जो तुम्हारा ब्लैक फ्रॉक है ना हीर, फटाफट चेंज करके आओ। वो उसका हाथ छोड़कर पलटकर शीशे में अपना जायजा लेता बोला। वो वो को लंबा खींचे वो चिल्लाई थी। उसके चिल्लाने पर राह में नागवाई से शीशे से ही उसे घूरा था। हाँ वही। वो अपने बालों में ब्रश फेरते हुए बोला। लेकिन मैं तैयार हूँ। वो अपनी घुटनों तक आती शर्ट और स्ट्रेट ट्राउजर को नाकदाना नजरों से देखती हुई बोली। भाई फवाद भाई, कब से वेट कर रहे हैं। तभी रिदा दरवाजे पर आई थी। राहम ने पलट कर रिदा को देखा था। घुटनों से 1 इंच नीचा फ्रॉक, खुला ट्राउजर, सर पे दुपट्टा लिए वो अंदर आई थी। उस पर एक मुतमिन नजर डालता वो उसकी तरफ पलटा था। सिर्फ 5 मिनट हम तुम्हारा इंतजार करेंगे बस। वो कहकर रुका नहीं था। सड़ियल है तुम्हारा भाई। वो दरवाजे को देखकर चिल्लाई थी। रिदा ने नासमझी से दोनों के मूड को देखा। सिर्फ 5 मिनट है ही तुम्हारे पास। मैं तो चली। कहीं सच में मुझे ही ना छोड़ जाए, वो बेनियादी से कहती पलटी थी। अब वो पाँव तक आता फ्रॉक पहने। मैं बकरी गायों के कदमों में इधर उधर लड़कूंगी, देखना तुम। वो तन तन करती उससे पहले कमरे से निकली थी। लेकिन हम कोई पार्टी में नहीं जा रहे हीर। वो हैरत से उसके पीछे लपकी थी। अपने सड़ियल भाई को समझाओ, किसी की नहीं सुनते। कहा भी था पुप्पो को कि इनकी सड़ियल भतीजे को सड़ियल ही रहना है हमेशा। उसने अलमारी से फ्रॉक निकालकर जोर से पट बंद किया था। मतलब भाई ने तुम्हें कहा है कि ये ब्लैक फ्रॉक पहनो? विदा की हैरत हद से सवा थी। हाँ जी, आपने वो गाना नहीं सुना? अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश के। टीना ने सिरे से गाना गाने की कोशिश की थी जब हीर की खतरनाक गोली उसकी शौक पर पानी फेर गई थी। रिदा ने बामुश्किल अपना कहकर रोका था। वो बाजी, राहम भाई कह रहे हैं कि अब मैं आप दोनों को छोड़कर चले जाना है। बीना ने जल्दी से उसका पैगाम देते अपनी शामत बुलवाई थी। अपने भाई से कहो 15 मिनट में पहले मैं नहीं आऊंगी। 15 मिनट से पहले मैं नहीं आऊंगी। उसने जोर से कहते वॉशरूम का दरवाजा खटाखट से बंद किया था। और
اس سے پہلے کہ پینو منو ان ہیر کا پیغام اسے دیتی، ردا نے اس سے دوسرے کام پر لگایا تھا۔ ہیر نے گاڑی میں بیٹھتے ہی فواد سے معذرت کی کہ جو ہنستے ہوئے کوئی بات نہیں، ہم کچھ برا نہیں لگا، اور کہہ کر بات پلٹ گیا تھا۔ وہ اپنا بڑا سا بلیک فراک اٹھائے سہج سہج کر قدم رکھ رہی تھی، اور اسے دیکھ دیکھ کر راہم کا دل کیا اپنا سر ہی پیٹ لے۔ وہ پہلے جن کپڑوں میں تھی وہ راہم کو اس جگہ کے لیے نامناسب لگے، پر اسے کیا پتا تھا کہ وہ ٹخنوں تک آتی اس بلیک فراک میں سب سے منفرد لگتی، سب کی توجہ کا مرکز بن جائے گی، اور اس پر اس کا فراک اٹھا اٹھا کر نیچے دیکھتے ہوئے نزاکت سے چلنا۔ حالانکہ وہ ادھر ادھر پھیلی گندگی سے بچنے کے لیے دھیان سے دیکھتی قدم رکھ رہی تھی۔ یہ بکرا میرا، دیکھو ردا، یہ کتنا پالا شا بیبی ہے نا۔ اس کی آواز پر رحم اور فواد بے ساختہ پلٹے تھے، اور وہ ایک کالے اور سفید بکرے کو گلے لگائے تقریباً اسے چمٹی کھڑی تھی۔ وہ بامشکل خود پر قابو پاتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہیر، اس کا سائز دیکھا ہے تم نے؟ ہمیں قربانی کے لیے چاہیے، گود لینے کے لیے نہیں چاہیے۔ وہ بامشکل گھٹنے تک آتا بکرا دیکھ کر خود پر ضبط کرتا ہوا بولا، لیکن مجھے کیوٹ سا بکرا چاہیے، باقی سب اتنے کھران قسم کے ہیں۔ وہ اپنے چھوٹے سے بکرے کو چھوڑتی مایوسی سے بولی تھی، بالکل آپ کی طرح۔ ہلکے سے منمنا کر جملہ پورا کرتی وہ ردا کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ فواد کا کہکا جاندار تھا، راہم نے اسے گھورا تھا۔ شکر کیا کہ شکر کیا کر بیٹے، یہ کوئی بچپن کی بیوی نہیں ہے، ورنہ اپنے دادا کو یہ بچپن کی سوغات چھیڑنے کا حوصلہ صرف راہم حسن کا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے دیکھ کر بولا، جو اب ایک اور کیوٹ بکرے کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی۔ فواد نے پھر سے کہکا لگایا تھا، کچھ بھی کہے یار، حوصلہ تو اس چھوٹی سی لڑکی کا ہے جو تیرے جیسے بندے کو بچپن سے پاگل بنایا ہوا ہے۔ آفت کی پڑیا ہے پوری۔ نائمہ نے بتایا نہیں تجھے؟ وہ اس کی بات اچک کر پوری کرتا اسے فون کال کا حوالہ دے گیا تھا۔ نامہ تو کہہ رہی تھی راہم بہت لکی ہے، اتنی معصوم بچپن کی بیوی ملی ہے، جس کا بچپن کا شوہر بھلے ہی اس سے عشق نہ کرے، پر وہ تب بھی اپنے بچپن کے شوہر کو کسی اور کے حوالے نہیں کرے گی۔ فواد ہنس رہا تھا، پر لہجے میں اب احترام تھا۔ راہب نے سرد آہ بھر کر فواد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میرے دوست، یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو بھی یہی ہے، میں بھی یہی ہوں۔ ایک عدد کیوٹ شا پالا شا بکرا ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیری ٹانگیں جواب دینے لگی ہیں، تب رحم حسن کا بچپن کا دکھ تجھے دل پر محسوس ہوگا۔ وہ اس کے کندھے کو تھپ تھپاتا ہوا متانت سے کہتا آگے بڑھا تھا، جبکہ فواد ہنستا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ ہیر، میں 2 بکرے لے چکا ہوں، فواد اپنی گائے لے چکا ہے، اور تمہارا وہ کیوٹ بکرا مل کر ہی نہیں دے رہا، وہ اب پھٹ ہی تو پڑا تھا، تو اس میں میری کیا غلطی؟ آپ خود بھی تو دیکھ رہے ہیں، کسی بکرے کا کر پڑا تو کوئی شکل سے کیوٹ نہیں لگ رہا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی بولی۔ راہم نے گہرا سانس لیے خود پر قابو پایا۔ 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے ان کو یہاں آئے ہوئے۔ شکر ہے نائمہ کو اس مخلوق سے ڈر لگتا ہے۔ میں سوزوکی والا دیکھتا ہوں کوئی۔ فواد ہیر کو ایک نظر دیکھتا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر افسوس بھرے لہجے میں بولا تھا، جو اب ایک بکرے کو ہاتھ لگانے کی تگادو میں تھی، پر وہ بھی شاید کسی بات پر غصہ تھا جو اسے سر مارنے کو تیار تھا۔ راہم نے دانت پر دانت رکھے اسے گھورا تھا۔ وہ ہنستا آگے بڑھا تھا، وہ اور اس کو وہ دیکھے، یہ تو دور سے ہی مارنے آ رہا ہے، اب ایسے بکرے کے ساتھ میں سیلفی لوں گی؟ وہ افسوس سے دائیں بائیں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ راہم نے اسے گھورا تھا، جبکہ ردا نے بیزار سی شکل بنائی تھی۔ ردا، مجھے تو لگتا ہے اس کا بھی کوئی بچپن کا شوہر ہے، دیکھو نا بیچارہ زندگی سے ہی بیزار لگ رہا ہے۔ وہ ذرا سا جھک کر بکرے کی شکل کو بغور دیکھتے بولی، بچپن کا شوہر نہیں، بچپن کی بیوی ہیر۔ ردا تب کر کہتی ذرا سا آگے بڑھی تھی، جانے من یہ بکرا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ردا کا جواب دیتی، اپنے بہت قریب سرگوشی سن کر سٹپٹا کر گردن موڑ گئی تھی۔ وہ شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے طرز تخاطب پر ہی راہم کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ لیکن میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، اسے دکھ کے مارے شکل صحیح معنوں میں اپنا بچایا سب بچپن کی بیوی 24 گھنٹے اس کے سر پہ سوار رہتی، اسے دکھ کے مارے اس کی شکل ہے، اس کو آنکھوں سوری اس دکھ کے مارے
की शक्ल देखकर सही मानों में लगता है बेचारे की बचपन की बीवी 24 घंटे इसके सिर पर सवार रहती है। वो इसको आँख मारता सीधा हुआ था, पर हीर राहम हसन के चौदह तबक रोशन कर गया था। वो मस्जिद सटपटा कर पीछे होके किसी से टकराई थी। उसके साथ ही किसी की खुशबू और जुल्फें उसके बाजू से मिस हुई। हीर ने फौरन पलट कर देखा, लेकिन उसे अपनी रूह फना होती हुई नजर आई। हीर देखकर राहम ने उसे अपनी तरफ खींचा और हीर राहम हसन, जो अभी राहम हसन के तर्ज तखातुब और उसकी हरकत पर सुर्ख हुई थी, उसे शर्मा रही थी, किसी की परवाह ना करते बीच मंडी में एकदम उससे लिपटी थी। असल में हीर राहम अभी अभी अपने बचपन के शौहर से शर्माते हुए जिनसे टकराई थी ना, वो जिनकी खुशबूदार जुल्फें उनके हाथ के बोसे दे गई थी, वो कोई और नहीं बल्कि हीर राहम के अपने कद से बड़ा बैल था। हाय अम्मी, इतना बड़ा! हाय मुझे बचाएं! वो उससे लिपटी इसके अंदर घुसी जा रही थी। आसपास के लोग मतवज्जा हुए थे। साहब, कुछ नहीं कहता, आप यहाँ आगे से हाथ लगा रहे हैं, बल्कि वो खुश होता है। वो व्यापारी सिचुएशन की परवाह किए बगैर राहम को अपना बैल बेचने के लिए अपने बैल की तारीफें करने लगा, और राहम हसन के हवास, जो उसे खुद से लिपटा देखकर अब तक मफलूज थे, अचानक काम करने लगे। बच्चियां डर जाती हैं। एक बूढ़े शफीक अंकल ने शफकत से मुस्कुराते हुए हीर के सिर पे हाथ फेरा था। वो बमुश्किल मुस्कुराया था। हीर, क्या कर रही हो? वो, हाँ, ये हमारा बेडरूम नहीं है, मंडी है, हटो। वो उसके कानों में गुर्राते हुए उसने अपने बाजू से पकड़े खुद से दूर करने की कोशिश की थी। हीर ने जरा सा फासला बढ़ाकर अपने साइज से भी बड़े बैल को देखा, जो अपनी गोल गोल आंखों से हीर राहम को देखता पूछ रहा था, कैसी हो? और वो फिर इससे लिपटी थी। माशाल्लाह साहब, 700 किलो का है। वो मोहब्बत से उस पे हाथ फेरता हुआ बोला। उसका वजन सुनकर हीर को गश आने लगे थे। पहले इसको हटाएं। वो उसके सीने में घुसते हुए मिनमिनाई थी। बेटा हटाओ उसे, बच्ची को डर लग रहा है। वही शफीक अंकल व्यापारी को डांटते हुए बोले, जो अपने पीले पीले दांतों की नुमाइश करते हीर को मदद से देख रहा था। अरे हटाओ भाई इसको। अब की राह में थोड़ा गुस्से और झुंझुला कर उसे घूरा था, और वो अपने दांत नकोसता बैल को हटा गया था। अब मुझे छोटा सा पसंद करेंगे? अब आप मुझे छोड़ना पसंद करेंगी? और वो इसके सर को देखता तंजिया बोला। हीर ने उसे देखने की बजाय हनोज उससे लिपटते हुए गर्दन मोड़कर अच्छे से तसल्ली की थी। उफ, हट गया वो। मुझे तो लगता है ईद की रात मुझे तुम्हें आदाब सिखाने में लग जाएगी। तुम्हारे ये बेतकल्लुफी मुझे किसी दिन मरवाएगी। वो उसे खुद से दूर करता उसका हाथ थामे मंडी से बाहर आया था। पीछे पीछे रिदा अपनी हंसी छुपाती तसव्वुर में फायदा के सामने उसकी ना टांग खींचने की तैयारी कर रही थी। बहुत शौक था तुम्हें, बहुत तमाशा हो गया, अब चलो। वो अपनी शर्ट की स्लीव्स मोड़ता हुआ बोला। कोई नहीं, मेरा बकरा। वो उसकी दुहाई पर राहम ने उसे घूरा था। 5 मिनट है तुम्हारे पास, नहीं पसंद आया मैं अपनी मर्जी से कोई भी ले लूंगा, वो कहता हुआ अंदर बढ़ा था। क्यों भाई? मैं खुद लूंगी अपना बकरा, मुझे क्यूट ही बकरा लेना है, सुनने आप। वो तनफन करते इसके पीछे लगी थी, जबकि रिदा ने अफसोस में सर हिलाया था। हीर, ये बहुत छोटा बकरा है। राहम ने गहरा सांस लेकर अपने घुटने से वो मुश्किल 1-2 इंच ऊंचे बकरे को देखकर कहा था। ये भी तो देखें कि कितना क्यूट है, पालिश बेबी। बस ये डन है। वो क्यूट से नन्हे मुन्ने बकरे की बधाई लेती बोली, लेकिन उसके दाम सुनकर राहम तीखा था। ऊँट नहीं ले रहे हम। ये 2 इंच का बकरा 30,000 का? राहम ने अपनी बचपन की बीवी और बकरा दोनों को एक साथ घूरा था। उसके 2 इंच बोलने पर उसकी बचपन की बीवी ने बुरा मनाते हुए अपने बचपन के शौहर को घूरा था। कुर्बानी के जानवर को ऐसे नहीं कहते, अल्लाह नाराज होता है। वो खफकी से कहते हैं। अब दुलार अपने क्यूट से बकरे के सर पे हाथ फेर रही थी। तुम्हें तो कुर्बान करूंगा राम हसन। ये राम हसन को कहता, ईद के रात तक रुक जाओ जरा तुम। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता बकरे वाले की तरफ मुतवज्जा हुआ। हीर बकरा फाइनल कर चुकी थी, मजबूरन राहम को 25 में ही बात तय करनी पड़ी थी। 4 घंटे लगाकर ये इतना सा बकरा लाए हो तुम राहम? हसन साहब ने अपने बेटे पे अफसोस किया। उसने गुस्से से हीर को घूरा था, जो इनकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुई, बल्कि चारे को देख रही थी। अबू, मैंने ये दोनों लिए हैं, आप ये देखें। राहम ने उनका ध्यान अपने खरीदे हुए 2 तगड़े बकरों की तरफ दिलवाया। दया अबू, मेरा बकरा देखिए, मैंने पसंद किया है। वो अचानक से उनके बाजू थामती उनका रुख अपने नन्हे से बकरे की तरफ करती बोली। क्यूट है ना दया अबू?
वो अब बकरे के गिर्द बाहें फैलाती पूछ रही थी। उन्होंने बेसाख्ता पास खड़े बेटे को देखा सॉरी, जिसने अपने पसंद किए बकरे पर हाथ फेरते चिताती नजरों से उन्हें देखा। वो कहकर लगा गए थे, पापा, आप देखिए मेरा पाला बेबी है ये। इनाम साहब को देखकर वो उनकी तरफ लपकी, जबकि हसन साहब ने उनके आने पर बेसाख्ता ऊपर देखकर शुक्र किया, वरना उनके हंसने पर वो जरूर उनसे खफा हो जाती। उनको देखकर अहम हंसा था। मोहतरमा हीर साहिबा ने एक एक को अपना क्यूट सा बकरा दिखाया था, जो वाकई पालाशा बेबी था। पूरा वाइट, जिसके सिर्फ कान आधे काले थे। फुप्पो देखें, इसकी पलकें भी हीर जैसी हैं, बड़ी बड़ी। रिदा के रिदा के कहने पर सबकी हंसी रुकी थी। हीर राम हसन खुल हीर वहीं राम हसन का कहका खुलकर लगा था और वो नाराजगी से वॉकआउट कर गई थी। सिर्फ 4 दिन रह गए तुम्हारी रुखसती में, अब उछलना कूदना बंद करो हीर। जरीना ने उसे बाहर भागते हुए पकड़ा था, जो फाइजा के बच्चों और रिदा के साथ कब से पकड़ों में लगी हुई थी। अम्मी, पता नहीं आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों थी? वो एकदम नरम पड़ती इनके कांधे से लगी थी। इसकी आवाज में नमी महसूस करते जरीना ने मोहब्बत से इसे खुद से लगाया। जरीना की अपनी आंखें नम हुई थी। मेरी पागल बेटी ना हो तो। खतीजा ने इसके बराबर बैठते हुए इसे खुद से लगाया। मैं तो समझी थी कि सिर्फ मेरी बेटी ही पागल है, लेकिन जरीना, तुमने तो नादानी में मेरी दीवानी बेटी को भी पीछे छोड़ दिया। वो जरीना की नम आंखें देखते हंसते हुए बोली। जरीना छिपी हुई अब अपनी आंखें साफ करने लगी, पर हीर जहां साहबा रोने लग गई थी। अरे मेरा बच्चा, तुम कौन से दूर जा रही हो? उन्होंने उसकी पेशानी चूमी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। सबके सामने मुझे इतना डांटते हैं, अकेले कमरे में वो कुछ बोलते बोलते वो उस दिन वाला फायदे की मारी खेस हंसी पर रुकी थी। अब वो किसी को ये बताती कि अब वो हर किसी को ये बताती कि राम हसन का सोच कर ही उसके दिल को अजब हालत हो रही है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। देख रहे हैं भाभी आप? जरीना ने बेख्तियार अपने सर पे हाथ रखा था। ताई अम्मी, आपने कभी उनको डांटा ही नहीं। मेरी अम्मी मुझे रोज डांटती हैं, उनके बारे में सौ सौ हिदायतें देती हैं, उनको अच्छी फर्माबरदार बीवी मिल जाए, लेकिन मेरा क्या होगा? उसकी बात पर कब से ऊपर खड़े राहम ने मुश्किल अपना कहकर रुका था। अच्छी फर्माबरदार बीवी, हाय मैं कुर्बान। वो अपने बालों को हाथ से ऊपर करता दिलकशी से उसकी बात दोहरा गया था। फाइजा ने उसके बराबर खड़े होते उसे देखा था, जबकि वो नीचे अभी तक उसकी शिकायतें जमा करवा रही थी, और वो उन्हें देखकर हंसा था। मैं कान खींचूंगी राम के, अगर अब उसने मेरी बेटी को तंग किया या उससे जोर से बात भी की तो। खदीजा ने हंसते हुए उसे अपने साथ लगाया और वो मुसलसल हंस रहा था। अपिया, क्यूटी, आपको बुला रहा है। वो रिदा अपिया के हाथों से भी खाना नहीं खा रहा। मैं करके आपको बुला रहा है। फरिश्ते की अजीम मंतक पर खतीजा जोर से हंसी थी, जबकि जरीरा ने अपने सर पे हाथ फेरा था। अम्मी, क्यूटी मुझे बुला रहा है, वो फिक्रमंदी से कहती बाहर भागी थी। लगता है मेरी छत कड़ी मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया भतीजे। फायजा के अफसोस से बोलने पर वो जोर से हंसा था, जब भी फायजा ने उसके कान पकड़े थे। पुप्पो, 3-4 दिनों से मेरी शादी है और आप अब तक मेरे कान खींचती हैं। वो अपना कान छुड़वाता अच्छा खासा झुंझलाया था। मैं अपने निकम्मे भतीजे के बच्चों के सामने भी उनके अब्बा के कान खींचूंगी। उनकी बात पर वो दिल खोलकर हंसा था, जबकि नीचे खदीजा जरीना को तसल्ली दे रही थी। यकीन करो जरीना, 1 हफ्ते में ही ये तुम्हें इतनी बड़ी-बड़ी सुलझी हुई लगने लगेगी कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि ये वही कुदकड़े लगाती हीर है। शादी जिम्मेदारियों का नाम है, इसलिए माँ-बाप के घर बच्चियों को दिल भर के सब करने दो। मैं मानती हूँ हीर अपने ही घर में रहेगी। राहम सुलझा हुआ बच्चा है, लेकिन ज़रीना शादीशुदा ज़िंदगी लड़का-लड़की दोनों को ज़िम्मेदार बना देती है। उनकी बात पर ज़रीना ने सर इस्बात में हिलाया। सर, रिज़वान कुछ झिझकता हुआ अंदर आया। जी रिज़वान साहब, ये फाइल्स सारी चेक होकर मेरे पास आई है ना? वो सिगरेट लबों से निकालकर उंगलियों में दबाता उसे एक नज़र देखता फाइल में गुम हुआ। वो सर, आपकी विजिट्स आने लगे आ गए हैं। कौन है? वो बेतवज्जी से बोलता सिगरेट लबों से लगा गया था। सर, आपकी बचपन की बीवी। उसके मुंह से अचानक निकला था, लेकिन राहम ने हैरत से उसे देखा, उसके पीछे देखा।
मेरा मतलब है सर आपकी बचपन की फूफो। नो सर, वो अपनी ही बात पर अच्छा खासा गड़बड़ा गया था। तुम जाओ बरखुरदार, मैं अपना तारुफ आप करवा दूंगी। पीछे से फायदा को अंदर आते देखकर उसने गड़बड़ा कर सिगरेट मुंह से निकाली थी। फूफो आप। वो एकदम खड़ा होकर सिगरेट एशट्रे में बुझा गया था। उन दोनों के पीछे वो दोनों भी थी। तो भतीजे साहब यहाँ जी भर कर अपना शुगर पूरा करते हैं। वो उसके हाथ से सिगरेट देख चुकी थी। सिर्फ यहाँ नहीं फूफो, घर के लॉन में भी अक्सर रात को हीरो बनने की नाकाम कोशिश करते हैं। हीर की बात पर जहाँ राहम ने उसे कड़े तेवरों से घूरा था, जनाब रिजवान साहब को अपनी हंसी छुपानी मुश्किल हुई थी। रिजवान साहब, मेरे ख्याल से आप जा सकते हैं। वो अपनी दुर्गत बनते देखकर रिजवान पर गुस्सा निकाल गया था। यस यस सर। वो गड़बड़ाता हुआ बाहर निकला था। किसी दिन आपकी भतीजी मेरे हाथों से ज़ाया हो जाएगी फूफो, वो उसे देखकर दांत पीसते हुए बोला। लेकिन उनकी भतीजी ने अपनी पूरी बात पर गौर करना ज़रूरी ना समझा। हीरो नहीं, विलन है वो। मैं बताता हूँ तुम्हें कैसा विलन हूँ मैं। वो उसकी बात काटता उसकी जानी पड़ा था। फूफो, वो बेख्तियार फ़ायदा की पुश्त से लगी। ज़िदा बेख्तियार हँसी थी। ठंडे हो जाओ भतीजे, फ़ायदा ने उसे घूरी से नवाजा था। आप बताएं, आप किस खुशी में जुलूस निकाल कर मेरे ऑफिस आई हैं? वो इनको बैठने का इशारा करता सीट पर बैठा था। क्योंकि तुम अपनी बचपन की बीवी और अपनी बचपन की बहन को शॉपिंग करवा रहे हो। उनके बात पर वो उछला था। नॉट अगेन पुप्पो। वो बेजारी से बोलता टेबल पर सर रख गया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि फ़ायदा आतिफ राहम हसन से अपनी ही मनवा कर रहती हैं। वो 2 घंटों से मोबाइल पर लगा ऑफिस में हदायत देता उनके पीछे-पीछे साथ-साथ पेमेंट करता आ रहा था। फूफो, बस भई मैं थक गई हूँ, रहम करें मुझ पर और कुछ खिला दें। वो दुहाई देती दीवार से लगकर खड़ी खड़ी हो चुकी थी। फ़ाइज़ा और रिदा किसी शॉप में चली गई थीं। जब वो मोबाइल जेब में रखकर उसके पास आया था। क्या हुआ? उसकी आवाज़ पर हीर ने सर उठाया था। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो अपनी बचपन की बीवी को कुछ खिलाकर उसकी जान बचा लें, वरना आपको अकेले की शादी करनी पड़ेगी। उसकी बात पर वो हँसा था। नहीं, मैं ये ज़ुल्म खुद पर नहीं होने दे सकता। चलो फूड कोर्ट चलते हैं। कहने के साथ ही उसने हीर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। हीर ने बेदहानी में अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन मोहतरम राहम साहब ने उसके हाथ से शॉपर लेते आगे बढ़ चुके थे। वो जो सोच रही थी कि उसका हाथ थामने लगा है, एक लम्हे को मुंह खोले उसकी पूंछ देख रही थी। पास से गुजरती एक दोशीज़ा सारा सीन मुलाहिजा करती अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। हीर ने एक हुरी से नवाजे उससे हाथ की मुट्ठी बनाकर उसके पीछे लहराया था मुक्का। क्या खाओगी? वो शॉपर पास पड़ी कुर्सी पर रखकर पूछ रहा था। जो भी खाऊंगी, लेकिन आएंगे आप। वो धप से कुर्सी पर बैठी टेबल पर तकरीबन लड़कते हुए बोली। हाँ, अब यहीं सो जाओ। राहम ने उसे टेबल पर सर रखते देखकर दांत पीसे थे। इतनी थक गई हूँ भाई। वो अपनी दुहाई पर एक जोरदार कहके पर ही ने चौंक कर सर उठाया, जबकि वो सुकून से पीछे मुड़ा था। हाय क्यूट राम, आई मस्ट से यू आर वेरी लकी। वो जो कोई भी थी इश्तियाक से उसकी तरफ बढ़ी थी, पर पीछे फवाद को देखकर हीर को एक सेकंड लगा था उसे पहचानने में। हीर राहम की नजरें जहन में जमीन में गड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं नईमा। मेरा नहीं ख्याल कि आप मुझे अपना मज़ीद तारुफ़ करवाना चाहिए। हमारी तफ़सीली बात हो चुकी है। वो शोख़ी से बोलती हीर को गले लगा गई थी, जबकि उसकी बात पर फ़वाद ने कहका लगाया था। वालेकुम अस्सलाम, आई एम रियली रियली सॉरी। मैं उस दिन वो शर्म से पानी-पानी होती मिनमिनाई थी। अरे नहीं भई, तुम पर हक़ है तुम्हें। भई हक़ है तुम्हें। मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। अगर मेरे बचपन के शौहर को मुझसे इश्क ना होता, तो मैं तुमसे भी ज़्यादा बुरा रिएक्ट करती। वो कुर्सी पर बैठी बोली। शुक्र है नईमा, तुम मुझे अभी मिली हो। फवाद के बेसाख्ता बोलने पर राहम ने जोरदार कहका लगाया, जबकि नईमा ने उसे घूरा था। चल यार, इससे पहले कि माहौल खराब हो, कुछ लेकर आते हैं। फवाद और राहम के कंधे पर हाथ रखते आगे बढ़ा था। उसने फवाद को कॉल करके बुलाया था। सुबह उसकी आंख कुछ नामानूस से शोर से खुली। हवास जब बेदार हुए तो वो जंप मारकर उठकर खिड़की की तरफ भागी थी। बाहर छाछ बारिश बरस रही थी। रिदा अभी तक सो रही थी। बारिश, हाय मेरा क्यूटी। वो कुछ भी सोचे बगैर नंगे पैर भागी थी। सुबह के 10 बजे थे। लाउंज में कोई भी नहीं था। वो तेजी से सीढ़ियां उतरती, बाहर का दरवाजा खोलकर तेज बरसती बारिश के परवाह किए बगैर घर की पिछली साइड की तरफ भागी थी। बकरे वहां नहीं थे। कोई पहले ही इनको वहां से हटा गया था।
वो इधर उधर देखती, बकरों को ढूंढती, पूरी तरह भीग गई थी जब उसकी नजर सर्वेंट क्वार्टर के अहाते में बंधे बकरों पर पड़ी। क्यूटी, तुम ठीक हो ना बेबी? वो तेजी से आकर उसे लिपटी। उसकी आवाज पर राहम ने पलट कर देखा। वो उसकी आमद से बेखबर क्यूटी की सर पर हाथ फेरती उससे मुआवजत कर रही थी। आई एम सॉरी बेबी, मैं सो रही थी, मुझे पता नहीं था कि कब बारिश हुई। आप ठीक हो ना? आपने कुछ खाया? वो अब खड़ी हुई उसके सामने थी। राहम हसन जगह वक्त सब भूला था। व्हाइट शर्ट पर ब्लैक घेर वाली शलवार पहने, गीले बालों समेत और मुकम्मल तौर पर भीगी भीगी से उसके सामने खड़ी, इधर उधर देखती, यकीनन चादर ढूंढ रही थी। लेकिन हे रहम हसन का ईमान लेकिन यहाँ रहम हसन का ईमान लर्ज गया था। भाई, मैं चारा लाने गया था, चौकीदार का बेटा, जो कभी कभी रहम के काम कर देता था, बोलता हुआ अंदर आया। आवाज पर हीर ने चौंक कर रहम को देखा था। हाँ, इधर लाओ। वो इससे चारा लेने आगे बढ़ा था जब वो एकदम तेजी से चलते बाहर सामने खड़ा जाकर उससे चारा ले गया था, इस तरह कि वो इस लड़की को नजर नहीं आई। तुम जाओ अब्दुल हमीद, मैं खुद देख लूंगा। वो सर हिलाता पलट गया था। मुझे नहीं दे, न जाने मेरे क्यूटी ने कुछ खाया भी कि नहीं। उससे पहले कि वो जुमला पूरा करती, राहम ने पलटते हुए दर्द के साथ उसका हाथ थामा था। फिर उसे अपने साथ घसीटते हुए पिछली साइड पर बने स्टोर की तरफ बढ़ा था। वो इस अचानक अफ्तार पर हैरान परेशान, बरसती बारिश में उसके साथ घसीटती हुई चलती जा रही थी। हाय, ये दुल्हन बन्नो कहाँ गई? रिता को वॉशरूम से आता देखकर फायजा ने इधर उधर देखते जोर से पूछा था। उसने कहाँ होना है पुप्पो? अपने क्यूटी के पास होगी और कहाँ हो सकती है? रिता ने बेतवज्जी से कहा था। अल्लाह समझे इस लड़की को, इस बरसती बारिश में भी उसको चैन नहीं है। फायजा ने बेइख्तियार अपने सिर पर हाथ रखा था। छतरी दो मुझे, लेकर आते हैं उसे। अगर जरीना भाभी ने उसे बाहर देख लिया ना, तो आज ही बेचारे क्यूटी की कुर्बानी हो जाएगी। वो इसके हाथ से छतरी लेते कमरे से बाहर निकली थी। जिदा ने दाएं बाएं सर हिलाया था। मैं नहीं आ रही भाई, मैं भीग जाऊंगी। वो जोर से बोलती पलटी थी। उफ उफ, दुपट्टे से तो मैडम हीर को अल्लाह वास्ते का बैर है। उसका ब्लैक दुपट्टा देखकर वो बड़बड़ाई थी। अकल नाम की चीज है तुम में, या सब के सब चारे के साथ मिक्स करके अपनी क्यूटी को खिला देती हो? वो उसे स्टोर में लाता, उसे दीवार से लगाता बोला था। आपको आराम से पकड़ना नहीं आता? वो उसके गुस्से और गुर्बत की परवाह किए बगैर कलाई से लाए नम नम से लहजे में बोली। आप तो अकेले में मेरा हशर कर देंगे। मुझे नहीं करनी आपसे शादी। वो भीगे लहजे में सूं सूं करती अपनी कलाई पर उसके सख्त हाथों से बने निशान पर उंगली फेरते हुए बोली। राहम का गुस्सा झाग की तरह बैठा था। उसकी गुस्ताख नजरें भटक भटक इसके सरापे में उलझ रही थीं। बालों से टपकते पानी, डुबकते से बेनियाज भीगा सरापा और उस पर सितम, बेखबरी अपनी कलाई में उलझी हुई। रहम हसन बेखुद हुआ था। क्यों नहीं करनी? वो एक हाथ दीवार पर रखता उसके भीगे चेहरे के नकोश को देखते पूछ रहा था। आपको डांटने और इस तरह सख्ती से पकड़ने के अलावा आता ही क्या है? तो सर उठाकर खफकी से बोली थी। नहीं खैर, आता तो बहुत कुछ है, बाद में बताऊंगा। वो दूसरा हाथ भी दीवार पर रखता उसके बहुत करीब हुआ था। हीर ने अचानक अपने आप को उसके हिसार में पाया। मुझे नहीं जाना, उसने बेतहाशा गुर्बत पर उसकी कब चलती जुबान हकलाई थी। लेकिन मुझे तो बताना है। राहम का दिल गुस्ताखी पर आमादा था। मुझे पता है, मैंने मान लिया। अब आप हटें प्लीज। वो उसके सीने पर दोनों हाथ रखते जल्दी से बोली। लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। दीवार की मानंद उसके सामने इस्तादा उसकी जान निकालने के दर पे था। क्या बता है, क्या मान लिया? वो अपनी हैरत छुपाए उसके चेहरे पर अपनी गुस्ताख नजरें जमाए पूछ रहा था। हीर, कहाँ हो तुम? दूर से फायदा की आवाज आई थी। फुप्पो बुला रही हैं। वो गर्दन मोड़ कर बोली। नहीं, पहले बताओ क्या पता है, क्या मान लिया? वो एक बार हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बजिद हुआ था। भाईजा की आवाज मुतवातर आ रही थी जो कि उसे पुकार रही थी। यही कि आपको मोहब्बत करना आती है? वो बेसाख्ता बोली थी। राहम हसन असद हैरान होता कहका लगा गया था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, फायदा की आवाज बता रही थी कि वो अब यहीं आ रही हैं। बारिश रुक चुकी थी। पुप्पो, मैं इधर स्टोर में हूँ। वो उस दिन की तरह उसके रोमांटिक मूड का सत्यानाश मारती। इससे पहले कि जुमला पूरा करती, वो सरस से उसका मुंह पर हाथ रख गया था। ही इज स्टूपिड, क्या कर रही हो? वो अब अपने मखसूस खश्मगीन नजरों से उसे घूर रहा था। उसने भरपूर मज़ाहमत से इसका हाथ अपने होठों से हटाया था।
پھپھو کو بتا رہی ہوں کہ میں ایک جن کے قبضے میں ہوں، آ کر بچا لیں۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی، اس کا حصار توڑتے بھاگنے کو تھی، جب رحم نے سرت سے اپنی جانب کھینچا۔ اس کے سینے سے لگی تھی۔ اچھا، اب کیا ہیر کے حواس مختل ہوئے تھے؟ یہ جن تمہیں عید کی رات کو ٹھیک کرے گا ہیر رحم حسن، وہ دان پر دانت رکھے بولا تھا۔ ہیر کا دل دھڑکا تھا، فائدہ کی آواز اب قریب آئی تھی۔ وہ اسے تیزی سے چھوڑ چکا تھا۔ جان بچے سلاخوں پوری کے مترادف ہی رحم حسن باہر بھاگی تھی۔ پھپھو بھاگتی ہوئی وہ سامنے ساتھی فائدہ کو گلے لگا گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی ہیر؟ وہ اس سے خود سے لگا کر الگ باتیں الگ کرتی، ہکا بھکا بھتیجی کا بھیگا بھیگا الجھا بکھرا حلیہ سرخ چہرہ، اڑے اڑے حواس ملاحظہ کر رہی تھی۔ کچھ نہیں پھپھو، وہ میرے کیوٹی کا چارہ یہاں پڑا تھا۔ وہ اپنے حواس درست کرتی اور مشکل بولتے ان کا بازو تھامے آگے بڑھی تھی۔ فائزہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک بے ساختہ مسکان نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ ویسے ہیر تم نے اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ وہ چلتے چلتے رکی تھی۔ کیا ہوا پھپھو میرے حلیے کو؟ وہ خود پر نظر پڑتے ہیر کو حیا نے آ گھیرا۔ وہ بے اختیار نظریں چکا کے خود میں سمٹی تھی۔ تو ہمیشہ کی طرح اس کی لاپرواہی پر اسے عبدالحمید کی نظروں سے بچانے کے لیے اتنے غصے سے اسٹور میں لے گیا تھا۔ کیوں میرے بیچارے بھتیجے کا ضبط آزماتی ہو؟ انہوں نے اس کی تھوڑی محبت سے پکڑ کے پوچھا تھا۔ اس کا چہرہ مزید سرخ ہوا۔ پھپھو مجھے تو بڑی بھوک لگی ہے، میں اندر جا رہی ہوں، وہ جلد سے کہتی اندر بھاگی۔ وہ ہنسی تھی لیکن پھر سوچ کر واپس پلٹی۔ وہ بکروں کے پاس کھڑا بظاہر ہیر کے کیوٹی پر نظر جمائے کھڑا تھا، پر ہونٹوں پر کھلتی مسکراہٹ اس کی کہیں اور پہنچنے کی ضمانت تھی۔ شرارت سے مسکراتے ہوئے آگے بڑھی تھی، پھر اپنی کہنی اس کے کندھے پر رکھ کر جب وہ چونکا تو انہوں نے دیکھ کر وہ سب سمجھ گئی تھیں۔ ہاں، لگتا ہے اپنی دیوانی بھتیجی کو مجھے مایوں بٹھانا ہی پڑے گا، ورنہ میرا بھتیجا جائے گا کام سے۔ ان کی معنی خیز بات پر وہ دل کھول کر کہکا لگا گیا تھا۔ چلے پھپھو، آج آپ کے ہاتھ کا پراٹھا کھاتے ہیں۔ وہ ان کے گلے میں اپنا بازو ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے ماتھے پر پڑے گیلے بالوں کو اوپر کرتا انہیں لیا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ فائزہ نے شرارت سے اس کی آنکھوں کی چمک اور لبوں کی دبی مسکان کو دیکھا تھا۔ بھابھی میں سوچ رہی تھی کہ آج شام ہیر کو مایوں بٹھا دیتے ہیں، ورنہ دلہن بی کو پیچھے سرونٹ کوارٹر میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ فائزہ کے ہاتھ سے بنے پراٹھے سے بھرپور انصاف کر رہا تھا جب فائزہ کا مگ اس کے سامنے رکھتی شرارت سے بولی، سوچ کیا رہی ہو پھپھو، عمل کر ڈالیں۔ وہ لاپرواہی سے کہتا، چائے کا مگ ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ تم بٹھا سکتی ہو تو بٹھا دو، ورنہ میری بیٹی کے پاؤں میں تو پہیے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے بھلا کل پرسوں شادی ہے اس کی، اور یہ ابھی تک بکرے کے گلے سے لٹکی ہوئی ہے۔ فائزہ انجانے میں زرینہ کو چھیڑنے کی غلطی کر گئی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر ڈرائی ہنسی کو روکنے کے لیے کپ منہ سے لگایا۔ اب ایسا بھی نہیں بھابھی، مانتی ہوں تھوڑی دیوانی سی ہے میری بھتیجی، میرا بھتیجا بھی کسی جن سے کم نہیں ہے۔ وہ اس کے سر پر چت مارتی بولی، ہاں تھوڑی کو کھینچ کر کرسی سے اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے پھر بھابھی، میں اس کو اپنے گھر ہی لے جاتی ہوں، کیونکہ یہاں تو مایوں کا فائدہ ہی نہیں۔ وہ کچن میں جاتی زرینہ کو دیکھ کر زور سے بولی تھی۔ وہ جاتے جاتے پلٹا، نہیں اب اتنا بھی فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بے ساختہ انہیں گھورا تھا۔ اب کہ فائدہ کا کہکا جاندار تھا، جبکہ وہ کندھے اچکاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کوئی نہیں، میں نہیں بیٹھ رہی مایوں میں۔ پھپھو آپ کو شوق ہو رہا ہے نا تو آپ خود بیٹھ جائیں، میرے کیوٹی کو کون دیکھے گا بھلا؟ اس نے بھرپور احتجاج کیا تھا۔ ماشاءاللہ 14 سالہ بیٹی کی ماں مایوں بیٹھتی اچھی لگے گی؟ وہ اس کے سر پر چت مارتی بولی، حالانکہ عاطف انکل فل انجوائے کریں گے۔ رضا نے شرارت سے کہا، پاگل ہو جائیں گے تمہارے پھپھا حضور، اپنی کوئی چیز ڈھونڈنے میں ان کو نظر آنا بند ہو جاتی ہے۔ شادی کے 15 سال بعد بھی صبح صبح گھر میں فائزہ فائزہ کی پکار پڑتی ہے، وہ چیخ کر بولی تھی۔ ہائے پھپھو، 15 سال انکل بیچارے آپ سے رومانس کرنے کی کوشش کرتے رہے اور آپ سمجھی ہی نہیں۔ ہیر نے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے شرارت سے بولی، بیٹا جی یہ تو میں آپ سے منگل کی صبح پوچھوں گی، آپ کو کیا سمجھ آیا؟ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھتی بولی۔ رضا زور سے ہنسی تھی اور ان کے گلے سے بازو نکالتی ان کی گود میں چھپتی اور وہ ان کے گلے سے بازو نکالے ان کے گول میں چھپی تھی۔ پھپھو اگر آپ ایسی باتیں کریں گی نا تو میں شادی ہی نہیں کروں گی۔ وہ بالکل ان کے گول میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ دادا حضور نے یہ فیصلہ ان کے بولنے سے پہلے کیوں کیا۔
अचानक आती आवाज पर रिदा और फायजा ने पलट कर देखा। वो चौखट पर एक हाथ रखे बड़े मजे से उसके वजूद को देख रहा था। उसकी आवाज पर वो मजीद फायजा की गोद में सिमटी थी। उन्होंने पास पड़ा दुपट्टा हीर के ऊपर डाला। लगता है भतीजे अब इसे छोड़ो, तुम्हें ही मायूं बिठाना पड़ेगा, वो उसे घूर कर बोली। कोशिश करके देख ले, बेकार ही जाएगी, क्योंकि मैं तो कमरे में टिक कर बैठ जाऊंगा, लेकिन मोहतरमा तो फिर भी अपने पालिश बीवी के पास ही मिलेंगी। वो फिर अपने मखसूस अंदाज में बालों के ऊपर हाथ करता, नजरें हनूस दुपट्टे में छुपी वजूद पर थी। हाँ, जहाँ हलचल हुई थी, फायजा को अंदाजा था वो तिलमिलाई थी। कोई नहीं पुप्पो, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये पहले से वहां है। हीर भांडा फोड़ने को थी। वो हमेशा की तरह छटपटाया था। उसकी शक्ल देखकर फायजा हंसी थी। आपके भतीजे ने हमेशा कम अकल ही रहना है, वो खिफा से झुंझुलाया था। फिदा और फायदा का कहका मुश्तरका था। स्लिप दे दें, मैं जा रहा हूँ मोहतरमा के कपड़े लेने। कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं इंसान को, वो दुहाई देते बोला। गोद में लेटे वजूद में जुम्बिश हुई थी। रिदा, ये सामने स्लिप पड़ी है, दो इनको, और तुम निकलो यहाँ से फौरन। बस समझो अभी से मायूं शुरू, आज हफ्ता है, इंतजार कर लो अब पीर का। वो हीर की बेचैनी महसूस करती बाजार संजीदगी से बोली थी, लेकिन गोद में लेटे दुपट्टे में छुपे वजूद के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। मुझे नहीं करनी शादी फूफो, मेरी क्यूटी का क्या होगा। एकदम दुपट्टा हुआ ने उड़ाते साथ ही वो तिलमिलाती हुई आलती पालती मारती बैठी। रिदा और फायजा मुंह खोले हैरत से उसे देख रही थी, जबकि राम हसन के चेहरे पर तपा देने वाली मुस्कान उभरी थी। दुआओं का शदीद तालिब बेचारा राम हसन, और रिदा के हाथ से स्लिप लेता उसे भरपूर नजरों से देखकर दाएं बाएं सर हिलाता निकला। पप्पो देख लें, आप ये अभी भी सड़ियल ही है। बाहर जाते जाते इसका जुमला जैसे इसके कान में पड़ा, वो कहका लगाकर हंसा था। हीर, आ जाओ आप, तुम माइयों में हो, फायजा ने दांत पीसते कहा। आज इतवार था। वो कब से जिद कर रही थी कि उसे अपने क्यूटी से मिलना है। रात 11 बजे फायजा उसकी जिद से हार मानकर छमाछम बरसती बारिश में उसे छतरी में छुपाए ले आई थी। पीले कपड़ों में मलबूस वो क्यूटी से राजो न्याज करती किसकी गहरी नजरों में थी। उन्होंने अपने कह के मुताबिक उसे बिल्कुल भी कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया था, जबकि वो कल से बहाने बहाने से कमरे के 15-20 चक्कर लगा गया था। फाइजा ने भी हीर को पीले दुपट्टे में ऐसे छुपाया था कि वो कल से उसकी एक झलक भी नहीं देख पाया था। फाइजा और रिदा उसकी हालत से हिफ्स उठा रही थी, पर राम हसन का कहना था कि वो हर बार किसी काम से आ ही रहा है। रुके फूफो, मैं अपने बेबी को मेहंदी तो लगा दूं। वो नीचे झुकी मेहंदी से बकरे के पेट पर नक्श निगार बना रही थी। हीर, अपने हाथ गंदे मत करो, अभी तुम्हें भी मेहंदी लगानी है, फाइजा ने दुहाई दी थी। मेरी मदद की जरूरत तो नहीं है। अचानक उभरती आवाज पर उसके मेहंदी लगाते हाथ साकित हुए थे। वो क्यूटी के पास खड़े वजूद को देखता पूछ रहा था। वो अपने दुपट्टा दुरुस्त करती क्यूटी के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी, पर नन्हा पाला बेबी क्यूटी 5 फुट 4 इंच राम हसन के वजूद को छुपाने में राम हसन के वजूद को छुपाने में नाकाम था। नहीं जनाब भतीजे, आपकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फायजा उसके और क्यूटी के सामने आई थी। पप्पा, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बचपन की क्यूटी को मैं खुद ही मेहंदी लगा दूंगा। इश्तियाक भरी आवाज जज्बों से भरपूर थी। हीर का दिल धड़का था। किस बात का बदला लेगा मेरा भतीजा अपनी बचपन की बीवी से। दोस्त के कान पकड़ती उसे वहां से ले जाने के लिए पलटी थी। अरे पुप्पो, ऐसा समझती हैं आप मुझे? अच्छा ना, जा रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ कि कब तक छुपाती है मेरी बचपन की बीवी को। और हंसता हुआ अपने कान छुड़वाता वहां से चलता बना था, जबकि वो धड़कते दिल के साथ दुपट्टे में चेहरा छुपाए रुख मोड़ रही थी। कहा था ना, मत दीवाना करो मेरे भतीजे को। देख लिया ना, किसी काम का नहीं रहा। उन्होंने शरारत से उसे पीछे से थामा था। वो शर्माती हुई पलट कर इनकी बाजुओं में छुपी थी। तकरीबन 11:30 बजे फायजा इसे मेहंदी लगाने के लिए लेकर बैठी थी। पीले कपड़ों में वो आस्तीनें चढ़ाए बैठी थकन के मारे अब बेजार सी हो रही थी। पुप्पो, बीच में बड़ा सा दिल बनाए और इसमें एच और आर लिखकर बड़ा बड़ा और दिल बनाए। रिदा ने हीर को छेड़ा था। मेहंदी लगाती ही फायजा हंसी थी। हाँ, और फिर मैं वही हाथ तुम्हारे गाल पर मार दूंगी, कैसा? वो दांत पीसते बोली। नहीं जानी, मेरे गाल पर नहीं, भाई के दिल पर छाप दो। रिदा शरारत से बोली। फूफो छोड़े मुझे 1 मिनट जरा,
वो उसे धमोका चढ़ने को बेताब हुई। रिदा हंसते हुए दूर हुई थी। हिलो मत हीर, फायजा ने झुंझलाकर सर्जनिश की। इसे देखना पुप्पो, फजूल जो फजूल जोक्स कर रही है। वो खफगी से बोली, अब मैं तुम्हें रोमांटिक शायरी तो सुनाने से रही, वैसे भी मेरा ख्याल है कि भाई कल तुम्हारे शान में कसीदे पढ़ रहे होंगे। फायजा ने मुंह पर हाथ रखते जोर की आई हंसी रोकी थी। पोपो, आप दोनों ही बेवफा हैं, वो सुर्ख चेहरे के साथ बेबसी से बोली थी। फायजा उसके पास झुकी थी। हाँ जी, अब आपको हम बेवफा ही लगेंगे। कहाँ यकीन आना है आपको हम पर? वो उसके चेहरे पे बिखरे रंगों को देखते शरारत से खोया हुई थी। वो बेसाख्ता अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखने को थी जब रिदा और फायजा दोनों चीखी थी। हीर, देख कर ये क्या कर रही हो? फायजा ने तीर की तेजी से उसकी दोनों कलाइयां थामी। पागल लड़की, जान निकाल दी तुमने। रिदा ने अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को संभाला। मेरी जान, आज सारा शर्मा लोगी। कुछ मेरे भतीजे को दीवाना बनाने के लिए छोड़ दो। फायजा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, और वो जी जान से लड़ती थी। वो मुस्कुराई थी। वो सुर्ख पड़ता चेहरा झुका गई थी। आपके सड़ियल भतीजे इतने भी सीधे नहीं हैं, उसने तड़क कर कहा। फूफो देखें, इसको पहले से ही पता है कि भाई सीधे नहीं है। रिदा ने आंखें पटपटाई। टेलर, मैं देख चुकी हूँ। फायदा ने उसके कान में सरगोशी की थी। रिदा सुन नहीं पाई। ही राहम की चांद पर बनी थी। उफ, आप दोनों ने आज मुझे बहुत सताया है। क्या कवा खाया है नाश्ते में? अब वो शर्म से जमीन में गड़ जाने को थी। फायजा और रिदा सारा वक्त इसे छेड़ती रही। इन्होंने इसे 2:45 बजे छोड़ा था। वो इतनी थक गई थी कि हाथों और पैरों पर मेहंदी समेत सो गई। रिदा ने जब उसे सुबह फजर के लिए उठाया था, आंखें खोलते ही मेहंदी की खुशबू की इसके नथनों में टकराई। लेटे लेटे इसने अपने हाथों को उलट पलट कर देखा। बड़ा खुशनुमा सा रंग इस पर खिला था। उस दुश्मन जाके नाम की मेहंदी, एक अजब सा एहसास इसका दिल धड़का गया था। वो बेख्तियार अपने दोनों हाथों अपने चेहरे पर रख गई थी जब किसी ने उसका हाथ हटाए थे। क्या हुआ? उठते ही उनका ख्याल, आज ख्याल ही से गुजर लो आज ख्याल ही से गुजारा कर लो। कल भाभी जान, सुबह भाई जान आपको बड़े ही प्यारे तरीके से रिदा की आधी बात थी कि वो उसके पीछे लपकी। तुम बच जाओ मेरे हाथ से। वो उठी थी। रिदा हंसते हुए उसके गले लगी। नमाज भी पढ़नी है, पार में लेट लेना। आओ तुम्हारी मेहंदी तुलवा दूं। रिदा ने इसके हाथों पैरों की मेहंदी उतारी थी। वो नमाज पढ़कर आई तो फिर उसे रात वाली पीली और सब्ज चूड़ियां पहनाने लगी। ये क्यों? आज ईद है, मैं नए कपड़े पहनूंगी। उसने अपने हाथ पीछे किए। इंशाल्लाह तुम आज नया जोड़ा ही पहनोगी, लेकिन रात में मेरे भाई के नाम का। वो बेइख्तियार उसकी पेशानी चूमती बोली। उसने धड़कते दिल के साथ सर झुकाया। निदा मुस्कुराई थी। अभी मैं चाहता हूँ कि तुम मायूं की सादा सी दुल्हन लगो। अभी मैं चाहती हूँ तुम मायूं की सादा सी दुल्हन लगो। वो उसके दोनों हाथों में चूड़ियां पहनाती बोली। फिर रिदा ने उसके सर पे गोल्डन गोटे का पीला दुपट्टा खूबसूरत सा ओढ़ाया, और इस सारे वक्त में एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके लबों पर रही थी। रिदा, रात इतनी बारिश हुई, मेरा क्यूटी परेशान होगा सारी रात। वो खिड़की में ही बाहर देखते हुए बोली। जवाब अंदर जवाब निदारत, ताया अबू लोग नमाज पढ़कर आ गए होंगे ना। रिदा, पप्पो से बोलो मुझे ताया अबू और अबू से ईद मिलना है। थोड़ी साइड पर होती घर का गेट देखने की कोशिश में जब वो अचानक उसने अपने आप को किसी के हिसार में पाया, और मुझसे, मेरे बचपन की बीवी ने अपने बचपन के शौहर से ईद नहीं मिलनी, ये तो चीटिंग हुई ना। वो पीछे से उससे के गाल पर हाथ रखे दुपट्टे पर अपने गाल रखता पूछता, सही मायनों में उसकी जान निकाल गया था। आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? फूफो आ जाएंगी। वो उसकी गिरफ्त में हिल नहीं पाई थी। ईद मिलने आया था, लेकिन फूफो की तरह ये जालिम समाज भी हमारे बीच में है। वो उसके गाल पे और उसके ऊपर ओढ़े दुपट्टे को देखकर बोला। रिदा आ जाएगी, बोला रस्ती कामती बोली। राहम ने हल्के से उसे अपनी गिरफ्त से आजाद करके उसका रुख मोड़ा। पीले कपड़ों में मलबूस पीला दुपट्टा सर पर ओढ़े वो अनोखा मलकूती रूप दे गए थे। आप पर वो उसके होठ लरस रहे थे। ईद की नमाज पढ़कर वापस आते मैं बस सारा रास्ता यही सोचता हुआ आया कि चाहे कितने पहरे हुए, मैं अपने बचपन की बीवी से ईद तो मिलूंगा ही। कहने के साथ ही राहम ने उसे अपने हिसार में लिया। वो बेहोश होने को थी। ईद मुबारक, उसने सरगोशी की, वो भी अपने अंदाज में। ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फायजा की आवाज़ पर वो बेसाख्ता पलटी थी। वो मुश्किल रुका था। वो सफ़ेद सलवार कमीज में
اپنے بچی بھتیجے کو گھور رہی تھی۔ عید ملنے آیا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا دلکشی سے بولا تھا، مجھے واقعی اپنے گھر میں ہی رکھنا چاہیے، مجھے واقعی اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھتی ایک نظر اس کو دیکھتی افسوس سے بولی تھی، جو دونوں ہاتھ میں اپنے چہرے پہ رکھے کھڑی تھی۔ وہ کہکا لگا گیا تھا، تو یقین کر لیں اس وقت ہم آپ کے گھر میں بات کر رہے ہوتے، سویٹ پھپھو۔ وہ شرارت سے کہہ کر ان کی پیشانی چومتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اور وہ محبت سے مسکراتے ہوئے دائیں بائیں سر ہلاتے اس کی طرف آئیں، اور پھر اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ ہاتھ ہٹا لو میری بے وقوف بھتیجی، ویسے مائیوں کا تو ستیہ ناش مار ہی دیا ہے تم دونوں نے، وہ چڑ کر بولی۔ اندر آتے ردا زور سے ہنسی تھی۔ میں نے کیا ہے پھوپھو، وہ ہر بار خود ہی آ جاتے ہیں، وہ منمناتے ہوئے ان کے گلے لگتی مجرمانہ انداز میں بولتی دونوں کو ہی پیاری لگی تھی۔ ہیں بھائی آئے تھے یہاں؟ ردا حیرت سے چیخی۔ ہیر کا دل پھڑپڑا رہا تھا۔ ہاں جی، بچپن کے شوہر ہم دونوں کی سخت نگرانی میں بھی اپنی بچپن کی بیوی کو آخرکار عید مبارک کہہ کر ہی گیا ہے۔ ان کی بات پر وہ مزید ان میں چھپی تھی۔ لیں جی، آپ سب لوگوں کو جس لمحے کا انتظار تھا وہ خوبصورت پل، وہ حسین لمحہ آ ہی گیا۔ بچپن کی بیوی ہی رام حسن نے اپنے بچپن کے شوہر ہی رام حسن کے کمرے میں آج 20 سال بعد آنے کا شرف بخش ہی دیا تھا۔ ڈیپ ریڈ اور گولڈن گھٹنوں تک آتی شرٹ اور شرارے میں رام حسن کے بچپن کی بیوی اگر چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی، تو بلیک ڈنر سوٹ میں ریڈ ٹائی لگائے ہی رام حسن کے بچپن کے دولہے کی چھک بھی نرالی تھی۔ آئیے پہلے آپ کو رام حسن کے کمرے کے باہر لے چلتے ہیں، جہاں ردا اور فائزہ بچپن کے دولہے کا ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ بالکل نہیں بھائی، 50,000 سے 1 روپے بھی کم نہیں، ردا نے چیختے ہوئے دائیں بائیں سر ہلایا۔ وہ دونوں ایک وقت راہم کے دروازے کے آگے ٹھیک تار بنی کھڑی اس سے نیک لے کر جانا چاہتی تھیں، وہ بھی اپنی مرضی کا۔ رحم کر لو یار، جگہ جگہ آپ لوگوں نے میری جیب خالی کروائی ہے، اب تو میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچی، اس نے دہائی دی تھی۔ پھر ایسے کنگلے دولہے کا تو ہم اپنی لاڈو پلی دلہن دینے سے رہے، فائزہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے کمرے کی چابی لہرا کر مزے سے کہا۔ چچے، پھر تو افسوس، آپ کی لاڈلی پلی دلہن 20 سالوں سے اس کنگلے دولہے کی ہے۔ اس کے بعد پر فائزہ مسکرائی تھیں۔ جی جان، میری جان تمہاری ہے، ہم نے کب کہا کہ تمہاری نہیں ہے؟ پر بھائی اس وقت وہ آپ کو 50,000 میں ملے گی، ردا نے گھورا تھا۔ بالکل، فائزہ نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ دادا حضور، یہ بچپن کی سوغات تو مجھے بہت مہنگی پڑ گئی، وہ بڑبڑاتے ہوئے جیب سے والٹ نکالنے لگا۔ میری جان میرے بھتیجے، ابھی تو شروعات ہے، عادت ڈالو، فائزہ مزے سے بولی۔ اللہ ہی وارث ہے تمہارا رام حسن، محترمہ ہی رام ابھی بھی عقل سے پیدل ہی ہیں، وہ پیسے فائزہ کے ہاتھ میں دیتے بولا۔ ردا زور سے ہنسی تھی۔ خبردار جو میری بھتیجی کے بارے میں کچھ کہا تو، انہوں نے چابی اس کے ہاتھ سے دور کرنے کو ہاتھ اوپر کیا تھا، ساری زندگی برداشت کرنے کا کانٹریکٹ دے کر گئے ہیں آپ کے ابا حضور۔ وہ بڑے آرام سے ان کے ہاتھ سے چابی لیتا، پھر ردا کو بازو سے ہٹایا تھا۔ جو بچپن کا شوہر اپنی بچپن کی بیوی کے ساتھ دل سے نبھائے گا انشاءاللہ۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتا، ان دونوں نے خوش دلی سے انشاءاللہ کہا۔ رحم نے کمرے میں داخل ہو کر مسکراتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ اس کی نظریں پھولوں سے سجے کمرے پر پڑی تھی، لیکن یہ کیا، بیڈ خالی تھا ہے، یہ کہاں گئی؟ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی، ایک خوبصورت مسکان رحم کے ہونٹوں کو چھوئی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس پشت کیے کھڑی تھی، سر تابار عروسی لباس میں ملبوس۔ وہ آج رام حسن کا دل دھڑکا گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے بالکل پیچھے آ رہا تھا۔ بچپن کی مسز، ایٹ لاسٹ آفٹر 20 years یو آر ان مائی روم، یور بچپن کا ہسبینڈ، بچپن کی بیوی، آخرکار تم 20 سال بعد یہاں آ ہی گئی۔ ہیر تم رو رہی ہو؟ حیرت کی شدید جھٹکے کو سہتے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ رحم کے دل کی دھڑکن اس کے سامنے رکی، جبکہ وہ سر جھکائے لبوں کو دانتوں سے کچلتے رو رہی تھی، جو کہ اس کے سامنے پا کر اور مشکل ہوا تھا۔ ہیر ایسے نہیں کرو یار، تمہیں کون سا جاپان لے آیا ہوں، سب یہی ہیں۔ وہ بکھلایا تھا۔ میرا، اس نے سر اٹھا کر کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ہاں بولو نا، رحم نے بے قراری سے اسے شانوں سے تھاما تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا وہ رو کیوں رہی ہے۔ میرا کیوٹی، وہ اچانک سے اس کے سینے سے لگی، اب کھل کر رو دی تھی۔
راہم حسن حیران پریشان منہ کھولے خود سے لگی اپنی دلہن کو دیکھ رہا تھا، جو شادی کے دن اس کے سینے پر رکھے اپنے کیوٹی پالش بیبی بکرے کو یاد کر رہی تھی۔ ہیر، تم اپنے بکرے کے لیے رو رہی ہو؟ اسے خود سے ہٹاتے راہم کی آواز میں حیرت سے اونچی ہوئی تھی۔ بکرا نہیں، کیوٹی، آپ نے میرے کیوٹی کو مجھے مجھے پوچھا بھی نہیں، میں اسے ملی بھی نہیں۔ اسے آخری بار اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے، اسے ہلکا سا دھکا دیتے وہ رو رہی تھی۔ راہم نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ ہیر نے غصے سے گھورا تھا، میری جان، ہم نے اسے گود تھوڑی نہ لیا تھا، قربانی کی نیت کا اعلان کیا تھا نا ہم نے، آخر ہماری فیملی کی قربانی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا شرارت سے بولا۔ ہمدار پل کے رونے کے باعث آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ مجھے ملوا دیتے تو کیا ہو جاتا؟ اور وہ مشکل آنسو روکتے بولی۔ راہم کو اپنا دل سنبھالنا مشکل ہوا۔ اچھا ادھر آؤ، وہ اس کا ہاتھ تھامتا بولا، پھر اسے بیڈ پر بٹھاتے اسے پانی کا گلاس دیا۔ بات نہیں کریں گے مجھ سے؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے بولی۔ بات نہیں کریں مجھ سے؟ اوکے، نہیں کرتا۔ اگلے ہی لمحے رام حسن منہ کھولے۔ وہ ٹھیک طرح سے حیران بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ مزید حیران کر گیا۔ تمہیں تو پتہ ہے نا بچپن کی بیوی، تمہارا بچپن کا شوہر کتنا سڑیل ہے؟ اس کے چہرے پہ ایک اور پھول کھلا تھا۔ وہ رونا دھونا بھولے چھٹ پٹاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ گئی تھی۔ رحم کا کہکا گونجا، لو پانی پیو، ملوا دیتے ہیں۔ اس کا غم پھر تازہ ہوا۔ راہم نے گہرا سانس لیتے پانی سے بھری آنکھوں کو دیکھا۔ یار، تمہاری نند اور پھپھو کا اتنا سخت پہرا تھا، تمہارا بچپن کا شوہر پٹ جاتا تمہاری حوالدار پھپھو کے ہاتھوں۔ وہ سر کھجا کر بولا، اتنے بیچارے ہوتے تو صبح ہیرو بن کر نہ آتے۔ وہ اپنے دھیان میں سوسو کرتی بولی، اپنے بچپن کی بیوی کی محبت پر سر پر کفر باندھ کر آیا تھا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کا پل میں بدلتا لہجہ ہیر کا دل دھڑکا گیا تھا۔ بالکل اچانک ہی راہم کو محسوس ہوا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ خمدار بھیگی بھیگی پلکیں لرزی تھیں۔ تمہارے سڑیل خروس سے بچپن کے شوہر نے کل سے اپنی بچپن کی بیوی کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ کیا کیا کرنا پڑتا رام حسن کو، یہ دیکھو۔ وہ جیب سے موبائل نکالتا، دائیں بائیں سر ہلاتا اور اسے دکھانے لگا، پھر دائیں ہاتھ سے موبائل کو اس کے سامنے لایا۔ راہم نے ویڈیو پلے کی تھی۔ پیلے دوپٹے میں ملبوس ہی رام حسن گولڈن گوٹا دوپٹہ لیے اب بہت ہی پیار سے اپنی کیوٹی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک سے اس کی آنکھوں میں آئے گوٹے کو ہٹانے کے لیے دوپٹہ تھوڑا سا سرکایا۔ ہاتھوں میں پہنی پیلی گولڈن چوڑیاں اونچی نیچی ہوئی تھیں۔ وہ مبہوت سے اپنی سندر سا روپ دیکھ رہی تھی۔ ابھی بھی تم کہتی ہو کہ میرے بچپن کے شوہر کو مجھ سے عشق نہیں ہے؟ مطلب آج سے آپ مجھے کبھی نہیں ڈانٹیں گے؟ وہ بھی گردن موڑے شرارت سے پوچھ رہی تھی، لیکن وہ اس کو دیکھ کے ہنسی تھی۔ وہ اس کے آگے چاکلیٹ بڑھائے ہوئے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے چاکلیٹ لے گئی۔ یہ تو ناممکن ہے کیونکہ عید کے بعد تمہارے ٹیسٹ کا رزلٹ آنے والا ہے۔ وہ بیچارگی سے بولتا اس کے آگے ایک تیار شدہ اسائنمنٹ لہرا گیا تھا۔ وہ کھلکھلائی تھی، بارش ہو رہی تھی۔ اب تو گٹر بھی بھر گئے ہوں گے نا؟ وہ معصومیت سے بولتی راہم نے اس کو گھورا تھا۔ ایک بات بتاؤ، یہ تمہیں اتنی نیند کیوں آتی ہے؟ یہ سارا دن رات کو موویز دیکھوں گی تو نیند ہی آئے گی نا، تو سارا دن ادھر ادھر لڑکوں گی نا۔ اس کی بات نچکتے ہوئے افسوس سے بولی، بالکل، اور اس لیے میرے بچپن کا شوہر مجھے تھرڈ کلاس مووی کا تھرڈ کلاس ویلن لگنے لگا۔ وہ شرارت سے کہتے ہوئے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے ہی تھرڈ کلاس ویلن کیسا ہوتا ہے؟ وہ اسے گلاب کا پھول دیتے ہوئے بولا، بالکل آپ جیسا سڑیل۔ اس کی نظر کتاب نہ لاتے وہ دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھتے اپنے منہ کو چھپا گئی تھی، اور رحم کا کہکا جاندار تھا۔ ختم شد۔